वेलकम बैक। हमने दिफाई पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करनी है। इससे पहले हमने सिफारती पहलू उसका देखा है। ये जो खासकर ईरान वाला मैटर है, एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। एयर कमोडोर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो मुज़ाकरात की बात आई है, और इस हवाले से ईरान तो ये कह रहा है कि देखें, वही बात जो पाकिस्तान की सियासत में बात होती है कि मज़ाहमत करेंगे तो मुफाहमत होगी। पहली तो ये बात बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका इस बात के ऊपर कन्विंस अब दिखाई दे रहा है कि मुज़ाकरात करने हैं। ये मुज़ाकरात तो ओमान में भी चल रहे थे, फिर ये इतनी स्ट्राइक करने की, इतना नुकसान अपना करवाने की और ईरान का करने की क्या जरूरत थी? बहुत शुक्रिया गोंदल साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये मेरा हिसाब से तो कंप्लीट मिस कैलकुलेशन है अमेरिका की। जो टारगेटिंग उसने की थी अपने लिए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ किए थे, मेरा ख्याल है उसमें से कोई भी मेजरेबल टर्म में हासिल नहीं हो सका। परसेप्शन तो कोई भी, उसका तो कोई हल नहीं है। आप अपना परसीव कर सकते हैं कि मैं जीता, मैं अपना परसीव कर सकता हूँ कि मैं जीता, जो कि यही होना है बाद में, कि दोनों साइडें क्लेम करेगी कि हम जीते। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि एक यूनिलैटरल किस्म की अटैक किया था उन्होंने, इतनी बड़ी मिलिट्री माइट है, चंद हफ्ते पहले उन्होंने वेनेजुएला में इतना रिकॉर्ड कायम कर दिया, मिनटों के अंदर अपनी मिलिट्री की पावरमेंट दिखा दी। तो आई थिंक वो तवक्को कर रहे थे, या उनको एक ऐसी तवक्को की तरफ रागिब कर दिया गया था कि जनाब ये तो इट्स अ मैटर ऑफ वेनेजुएला प्लस। ठीक। और ये वो नजर आया है। लेकिन पिछले 4 हफ्तों में जब हम फॉलो कर रहे हैं जितना जंग को क्लोजली, तो नजर नहीं आ रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपने को वेरीफाइबल विक्ट्री क्लेम कर सकें, जिसको हम जैसे लोग भी माने कि हाँ, अमेरिका जीत गया। ठीक। टीवी पर आकर चैनल्स आपके कंट्रोल में, आप ऐलान कर दें कि हमने सारा कुछ कर दिया, वो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं। हम्म। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई ऐसी वेरी, तो अब वो जो प्राइस दी गई है अमेरिका ने, उसके मुझे फोर्सिबल लग भी नहीं रहा, ईरान की रेजिस्टेंस को ज़हन में रखते हुए, कि कोई ऐसी सीज फायर होगी जिसके ठीक। ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप जेन्युइनली कह सके। तो आई थिंक उनको मजबूरी हुई है, ये ऑब्लिगेशन हुई है कि वो एक फेस सेविंग चाहते हैं। फिर जाहिर है, जिस तरह रिजॉल्व ईरान ने दिखाया, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन वो भी चाहते होंगे। लेकिन एक ही चीज, आखिरी बात इसके ऊपर इंपॉर्टेंट ये है कि लेजिटिमेसी होनी चाहिए इस एग्रीमेंट की, जिसके अंदर हर 6 महीने बाद प्रेसिडेंट ट्रंप हो या कोई और सदर हो, ये फैसला ना करे कि जनाब मैंने चढ़ दौड़ना है, हमला करना है, फिर डिस्ट्रक्शन करनी है, फिर वापस आ जाना है और फिर 6 महीने बाद चले जाना है। अच्छा, ईरान वो भी यही खत्म। बात कर रहा है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी यही बात कर रहे थे कि हम सीज फायर नहीं, मुस्तकिल जंग का खात्मा चाहते हैं। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो अमरीकी सदर की गारंटी है, यानी फिलहाल तो क्या आप वाकई फुली कन्विंस्ड हैं? क्योंकि ईरान का मीडिया या ईरान के हुकाम बता रहे हैं कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं या वो टाइम बाय कर रहे हैं। जब आप मेरीन्स को डिप्लॉय कर रहे हूं, एयरबॉर्न यूनिट को लगा रहे हूं, तो फिर कैसे ये समझा जाए कि आप वाकई मुज़ाकरात चाहते हैं, आप टाइम बाय नहीं कर रहे? नहीं, टाइम बाय करने की एक ऑप्शन है, लेकिन मेरा मानना है कि और भी हो सकता है। देखिए, एक तो नजर आ रहा है, जो सरफेस नजर आ रहा है, कि वो टाइम बाय कर रहे हैं और मेरीन्स को भेज रहे हैं, एम्फीबियस बेस ऑपरेशन कर रहे हैं, ट्रूप्स को री डिप्लॉय कर, एक तो वो है। एक ये मुज़ाकरात जब हम पढ़ते हैं ना, नेगोशिएशन स्किल जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो उसका ये हिस्सा भी होता है। आपने अपनी पावर टू हर्ट या अपना रिजॉल्व या अपना हौसला दुश्मन को कन्वे करना होता है, दूसरे फरीक को, कि मैं ये कुछ करने जा रहा हूं, ये कुछ रास्ते में है। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट ने दिसंबर से शुरू किया था, अगर आपको ठीक। याद हो तो। दिसंबर से उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि ईरान के लिए तबाही, डिस्ट्रक्शन, चेंज ऑफ लीडरशिप, न्यूक्लियर एनरिचमेंट का खात्मा, मिसाइल प्रोग्राम पे अनरोल, ये मैटर ऑफ टाइम है। ये बेसिकली मैटर ऑफ चांस नहीं है कि ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। ये होना है, सिर्फ मेरे हाथ में रिमोट है, जिस दिन मैं चाहूंगा ये सब कुछ मैं कर गुजरूंगा। ठीक। फिर हमने अगले 3 महीनों में देखा कि नहीं हो पाया वो। तो ये पोस्चरिंग काउंट होती है, ताकि आपको बेहतर बार्गेनिंग मिले मुज़ाकरात के दौरान। मैं उस कैटेगरी में अभी ले रहा हूं। लेकिन पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है कि बाय प्रोडक्ट को समझते हैं कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं कामयाब होते ये थ्रेटनिंग पोस्चर से, तो कम से कम मैं अपनी पोजीशनिंग ऐसी कर लूंगा, बेहतर पोजीशन में आ जाऊंगा फर्दर ईरान को डैमेज या डिस्ट्रक्शन ठीक। कॉज करने की। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज, जिस तरह आपने कहा कि दिसंबर से वो कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल और भी उठ रहा है, जो उनके अपने लोग, जिस तरह जॉन बोल्टन उनके साथ ऑलरेडी पहली टर्म में काम कर चुके हैं, वो इसको बेतरतीब ऑपरेशन कहते हैं। वो कहते हैं ना, अमेरिकन कौम तैयार है, और अमेरिकन कौम में सूरत हाल ये है कि कल रॉयटर्स का दावा यह है कि ट्रंप की जो मकबूलियत है उसमें 4 पॉइंट्स मजीद गिर गए हैं। उसके बाद और जो सीबीएस का सर्वे था जिसमें कहा गया कि जंग की मुखालफत मजीद बढ़ गई है। तो वो कहते हैं कांग्रेस तैयार नहीं थी, हमारे एलाइज तैयार नहीं थे। तो फिर आपने जब कैलकुलेट किया होगा या जंग की तरफ बढ़े होंगे, रिजीम चेंज हुआ नहीं है, न्यूक्लियर थ्रेट जिसको आप कहते हैं वहीं का वहीं मौजूद है, स्टेट ऑफ हुर्मस के हवाले से आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, तो क्या ये जल्दबाजी में ऑपरेशन था, या फिर नेतन्याहू की लॉबिंग इतनी स्ट्रांग थी? आपके टेबल पे था क्या जिसको देखकर आपने ये सब कुछ किया? गोंदल साहब, नेतन्याहू तो पिछले 40 साल से ही इस कोशिश में था, जब से वो पॉलिटिक्स में शायद है, और पिछले 20 साल से जब तक वो पावर में है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो नेतन्याहू की यही कोशिश रही है कि हर आने वाले सदर को ये कन्विंस करें कि ये पीनट्स है, आपने सिर्फ तबाही मचानी है, जरा सी डिस्ट्रक्शन ऑर्डर देना है और ईरान पर फतह हो जाएगी। नंबर वन।
खासतौर पर जब वेनेजुएला हो गया तो एक और शह दी गई प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि आप ये कर गुजरें। तो नेतन्याहू तो पहले दिन से तमाम हर सब दूर को जितने गुजरे हैं सबको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प को वो कामयाब हो गए, बाकी उन्हें काम नाकाम हुए। नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं ये मिस कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। इस तरह बनाकर पेश कर दिया गया। 18 तकरीबन इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज से प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को इनपुट देती हैं। ठीक। तमाम की तमाम ने ये तो नहीं कहा होगा कि आप जीत जाएंगे। एक बात, प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये जब बिलीव कराया गया, खास तौर पर जो मैं वेनेजुएला को रेफर कर रहा हूं, कि कहा गया कि ये वेनेजुएला प्लस केस है। ठीक। और उस वक्त भी एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी मैं मुख्तलिफ जगह पढ़ाता या पढ़ता भी रहा, तो हम ये पढ़ाते थे कि देखिए इस तरह की जो क्विक विक्ट्री आपको मिलती है, इजी कट एंड पेस्ट मिल जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हर मुल्क कट एंड पेस्ट होगा। ये नहीं होगा कि आप उसी तरह की विक्ट्री, किसी वेनेजुएला है तो ईरान में भी इस तरह करेंगे। ये खतरनाक होता है। ये लोग आपके इर्द गिर्द जो नेतन्याहू जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये काम आपने बाएं हाथ से कर दिया है, ठीक। तो आप इमेजिन करें आप दाएं हाथ से क्या कर सकेंगे। तो वो एपिटाइजर या एडिक्शन के तौर पर एक्ट करती है, वो जो वक्ती तौर पर शॉर्ट टर्म फतह मिलती है बगैर किसी कीमत के। ठीक। तो फिर नतीजा यही है जो ईरान का आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है। मैं एयर कमांडर साहब, एक सवाल और जो बड़ा टेक्निकल है, वो जाहिर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से के हवाले से है। अब कहा गया कि यूके की नेवी आएगी, वो उसको खुलवाएगी। अमेरिका पहले दिन से कह रहा है कि हम उसको खुलवाएंगे, लेकिन ईरान कहता है कि देखो वो खुला हुआ है ऑलरेडी, उसमें से जो जहाज है वो गुजर रहे हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल के अंदर है, वो $2 मिलियन देगा, वो यहां से गुजरेगा। अब यूके की नेवी आने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो वायबल है? उनके आने से वाकई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगी? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ यूं लग रहा है कि ये चोक पॉइंट जो है, ये टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है इस जंग का। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ईरान का देखिए एक डाटा कंपेयर कर लेते हैं। ईरान के पास जो टोटल तेल जो एक्सपोर्ट करने की एक इजाजत समझ लें या वो हौसला था उसके, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना को देता था रोजाना की बुनियाद पर 1.38 बिलियन बैरल्स। ठीक। ये 80% ईरान का एक्सपोर्ट था जो सिर्फ चाइना को करता था। ऑल्दो चाइना की ये रिक्वायरमेंट सिर्फ 13% पूरी होती है, ये 1.38 बिलियन बैरल से रोजाना। तो ये 80% का मतलब है, अगर दुनिया का आप तय करें तो ये दुनिया का 4% तेल बनता है सिर्फ जंग से पहले। जब से जंग शुरू हुई है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में चला गया। अब तकरीबन दुनिया का 20% तेल ईरान कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए डिलेमा क्या है। ये कौन सी जंग है जिसके अंदर ईरान के हाथ में आपने कैपेसिटी बिल्ड करवा दी है, और ईरान डॉलर में भी नहीं कह रहा। मैं छोटी सी एक अपनी सबमिशन ऐड करूं, ईरान कह रहा है युआन में देंगे और मैं चाइनीज करेंसी में लूंगा, ये इन करेंसी में लूंगा, डॉलर में पैसे भी नहीं लूंगा, और वो जाएंगे चाइनीज बैंकों में। तो एक और एडवांटेज आपने कर ली, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है जिसकी तरफ आप इशारा करें, ब्रिटिश नेवी खुलवाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि वो फिजिकली आएगी। अगर वो आने की कैपेसिटी होती तो यूएस नेवी को क्या मसला, सबसे बड़ी दुनिया की नेवी यूएस नेवी है, मिलकर क्यों नहीं आ सकते? इसलिए कि उनको खोलना इनके बस में नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अट्रिशन होगी और वो अट्रिशन शायद और नहीं ले सकेंगे। इसलिए वो गोल पोस्ट अपना चेंज करते रहते हैं, कभी किसी की जिम्मेदारी लगाते हैं, कभी किसी से तवक्कुआत करते हैं। ठीक। अच्छा, इस हवाले से जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज दावा किया कि ईरान ये कहता है कि गल्फ कंट्रीज में जो यूएस बेसेस हैं उनको वहां से खत्म किया जाए। अब मुझे ये बताइए कि खासकर जो गल्फ कंट्रीज हैं, एक तो उनका क्या एनालिसिस होगा इस वॉर के बाद कि आपकी बेसेस सिक्योरिटी की वजह बनी या आपके लिए लाइबिलिटी बनी? तो क्या अब अमेरिका इस चीज़ के ऊपर कन्विंस होगा या ईरान कन्विंस करवा पाएगा, या ये बहुत ही एक्सट्रीम पोजीशन है? और फिर उसमें एक चीज़ और भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि मैंने पहले भी सवाल एक एनालिस्ट के सामने ये रखा कि क्या ये रीअलाइनमेंट्स होंगी इस वॉर के बाद, और ये वॉर एक टर्निंग पॉइंट इस हवाले से होगा कि दुनिया में जिस तरह नेटो के ऊपर सवाल उठा, यूरोपीय यूनियन पे सवाल उठा, और इवन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यूएन पे सवाल उठा? इसमें तो देखिए कोई शक नहीं है गोंदल साहब कि ये लाइबिलिटी ज्यादा बड़े साबित हुए हैं। पिछले 30-40 सालों में तमाम ये जो जीसीसी ममालिक हैं 1981 में इकट्ठे हुए थे जीसीसी के नाम पर। अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट देखिए कि तमाम के तमाम जीसीसी में होने के बावजूद इन्होंने अमेरिका से इंडिविजुअल डील्स की हैं मिलिट्री की। यानी किसी ने अगर नेवल बेस दिया तो अपनी टर्म्स पर दिया, किसी ने एयर बेस दिया तो अपनी टर्म पर दिया। तमाम ममालिक ने इंडिपेंडेंट दिया, तो एक दूसरे की डील का भी शायद इनको नहीं पता। पहली बात, एक रियलाइजेशन, अब रियलाइन में अभी ना भी कहूं अगर के जल्दी है, लेकिन एक रियलाइजेशन तो जरूर है कि हमारी ये लाइबिलिटी ज्यादा थे और एसेट कम थे। अमेरिका अब वो उस तरह बिल फुटिंग जो एटीएम मशीन इस वक्त मिलिट्री की चल रही है, क्योंकि वो तो जंग है, लोग बिल दे देंगे, लेकिन जंग के बाद किस तरह जस्टिफाई करेगा इनका बेसिस का होना? क्योंकि जंग में तो मेरे जैसे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी पढ़ते पढ़ाते रहे हैं कि ये एक लाइबिलिटी ज्यादा बन गई है। आप जितना खर्चा उठाते रहे हैं वो वेस्ट ऑफ मनी हुआ है, आपको सिक्योरिटी होने की बजाय आपको थ्रेट ज्यादा मिली है उसकी होने की। तो आई थिंक रीअलाइनमेंट लीड उस वक्त करती है जब आपको पहले तो रियलाइज हो कि ये अब एसेट नहीं रहे। अच्छा, एक मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान चूंकि होस्ट कर रहा है और
अब ये तो चलें अच्छी बात है, हम सब यही कह रहे थे कि हमें सालिस के तौर पे सामने आना चाहिए, हमें जंग खत्म करवानी चाहिए, लेकिन हमने देखा कि माजी के अंदर कतर ने होस्ट किया, उस दौरान इसराइल ने, और जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। अगर हमारे पास ये मेहमान सब आते हैं और हम उनके मेज़बान बनते हैं, पाकिस्तान को क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, खासकर जब इतना ट्रस्ट डेफिसिट हो दोनों तरफ में? जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। अचीवमेंट ये होगी कि दुनिया में हम रेलेवेंट और ज्यादा होंगे। ठीक। इंडिया ने मई 2025 में आपने देखा हमें इररेलेवेंट करने की बड़ी कोशिश की, हम एक रीजनल स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर माने गए, नंबर 1। जी। नंबर 2, अगर हम ग्लोबली इनको सारे प्लेटफॉर्म सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आते हैं, जो की प्लेयर्स हैं इस वक्त, जो की कॉन्फ्लिक्ट हैं या फ्री कैन है, तो मैं तो अभी कह रहा हूं, कुछ चैनल्स पर मैंने अभी कहा कि ये बैठ जाना भी एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी रेलेवेंस हो जाएगी। मज़ाकरात कामयाब हो या ना हो वो तो एक अलग बात है, अल्लाह करे हो जाए, मैं उसके लिए दुआ वैसे करूं। आपकी कैलकुलेशन क्या है? मुज़ाकरात कामयाब होते आपको नजर आ रहे हैं, खासकर जो 15 पॉइंट्स हैं उनको सामने रखते हुए? 15 पॉइंट पे अभी नहीं हो रहे, लेकिन 15 पॉइंट रखे इसलिए गए कि बाद में 6 या 7 पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सके। ठीक। नेगोशिएशन स्किल का ये हिस्सा होता है गोंदल साहब। जितनी भी नेगोशिएशन दुनिया में होती हैं, अगर आप 10 पॉइंट रखते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि नो गो एरिया है ये। नो गो एरिया का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ये बस चलेगा बाद में या मुज़ाकरात होंगे, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। ठीक। यानी जो मीडिएटर होता है पाकिस्तान जैसे है, पाकिस्तान 1 पॉइंट आपका ड्रॉप कराएगा, 2 पॉइंट उधर से ड्रॉप कराएगा, तो इस तरह एक विन विन सिचुएशन की फील होती है, रिजिडिटी नहीं होती। 10 पॉइंट्स की या 15 पॉइंट का मतलब है इस पे कॉम्प्रोमाइज, और जरूर एक बढ़ा चढ़ाकर पॉइंट स्कोर किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, ताकि आप बारगेनिंग चिप बाद में बेहतर ले सकें और एक फेवर के तौर पर पुल बैक करें। बिल्कुल ठीक। आपका ख्याल यह है कि कॉमन ग्राउंड ढूंढा जाएगा दोनों के लिए, जो विन विन सिचुएशन हो। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ जो इसके दिफा है उसके ऊपर अपनी राय हमारे नाजरीन के साथ शेयर की है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारे लोकल भी सियासत है, उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक। New Glow and Lovely Bright UV Duo Sunscreen. Just 2 fingers और sun damage से no worry. SPF 30